हेलो फ्रेंड्स, मैं RS स्टडी आज आप लोगों के सामने फिर लेकर आज हाजिर हूँ। प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 3 महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व इसके पीरियड थे। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा और वैदिक युग के ऑब्जेक्टिव को ऑलरेडी देख चुका है। ये महाजनपद काल है और आज हम लोग इसके VVI जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इनके, जहाँ से क्वेश्चन कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जहाँ की GS पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आती हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर TCS में, SSC में, NTPC में, RRB में, SI एग्जामिनेशन में या सिपाही के एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं महाजनपद काल। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है ये महाजनपद है, ये उनकी राजधानी है, तो इसको उससे मिलाना है। तो एक का आंसर A होगा, यानी गांधार का तक्षशिला राजधानी, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। 4 1 2 3, यानी आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो इसमें आंसर C होगा। अजातशत्रु को हम लोग कुनिक के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन जो है ये हासिल किया था, इसीलिए इसे कुनिक कहा जाता है। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर B होगा, उदयन जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किए हुए हैं। फोर्थ नंबर में है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर B होगा, कालाशोक। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? आंसर B, बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर कड़ाव डाला था? तो इसका आंसर झेलम होगा, B। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है किस प्रकार का वेदभांड या पोएट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर C होगा, उत्तरी काले पॉलिश गर्तन। इसे NBPW भी कहते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर। 8वां नंबर में ये बोल रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर B होगा, भोजक या ग्राम भोजक।
नंबर 9 में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या? अवंतिका है। ए। नंबर 10 में है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, महापद्मनंद। 11 नंबर में कहता है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया है? तो 11 नंबर का डी होगा, खरानंद को अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया है। इनके द्वारा? तो यूनानी लेखक के द्वारा। नेक्स्ट है 12 नंबर में है, 12 नंबर में ये बोल रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ईरानियों द्वारा जो है फर्स्ट विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में हुआ। नंबर 13 प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, यूनानियों द्वारा। ये दूसरा विदेशी थे लेकिन पहला यूरोपीय थे। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर में ये कह रहा है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? इसका आंसर बी होगा, डेरियस प्रथम या दारेबाहु प्रथम। नेक्स्ट 14 के बाद 15 देखा जाए। 15 में है, ये बोल रहा है कि हाइडेस्पस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर में है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बी में 326 ईस्वी है, इसमें ईस्वी पूर्व है, तो ईस्वी और ईस्वी पूर्व में बहुत अंतर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर ईस्वी न होके ईस्वी पूर्व होगा, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट 17 नंबर में है शासक और वंश। तो इसमें बिंबिसार किसका था? ये हर्यंक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का। अब महापद्मनंद किसका था? नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। तो इसका आंसर बी होगा, 1 2 4 3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर में है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें क्या है? पहला है मगध पटना व गया जिले का क्षेत्र, सही है। ए का 1 होगा। वत्स जो है ये इलाहाबाद हो गया, वत्स इलाहाबाद। कौशल अवध, अवंती मालवा। 1 2 3 4, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर सी होगा, गिरिव्रज या राजगृह। तो 19 का सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर। 20 में है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा? सी, उदयन के द्वारा। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद
21 का है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ, अंगुत्तर निकाय में। इसका आंसर बी होगा। फ्रेंड्स 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान का समकालीन कौन था, धननंद। ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर में ये बोल रहा है कि ये प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। तो इसका आंसर बी होगा, 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो इसका बी। 24 का है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन सा। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो 24 का डी। 25 देखते हैं। 25 में फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। राजा और उनके राज्य, राजा और उनके राज्य। तो इसका प्रद्योत, प्रद्योत का क्या होगा, अवंती। ठीक। उदयन, उदयन का क्या होगा, सी। उदयन का वत्स। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत होगा यहाँ। कौशल, अजातशत्रु, मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 का सी आंसर हो जाएगा, यानी 3, 2, 4, 1। अजातशत्रु, मगध, प्रसेनजीत, कौशल, उदयन, वत्स, प्रद्योत, अवंती। 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है, 26 में बोल रहा है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ, सी, कलिंग में। इसका क्या आंसर होगा, सी। 27 में कह रहा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये कौन था, डेरियस। ये रहा है डेरियस, सी। 27 का सी। 28 मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा। तो ए, वज्जी संघ या वैशाली। 29 में है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो कौन थे वो थे अजातशत्रु। ए नंबर। 30 है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो घननंद, बी। 31 में भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में बोल रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 और 3 जो है बुद्ध के समकालीन थे, यानी सी नंबर। 33 में है छठी
सदी ईसा पूर्व के दौरान छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मेन रीजन था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। जब लोहा आ गया तो उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े राज्य उदय होने लगे। क्यों? क्योंकि लोहा के आने से एक रेवोल्यूशन आ गया, मतलब उससे तरह तरह के हथियार और औजार का निर्माण होने लगा, जिससे क्या कि जिसका उपयोग करके बड़े बड़े राज्यों का उदय होता गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये एक्चुअली में अवंती के राजा के लिए भेजा गया था। तो 34 का सी होगा। अब देखते हैं 35 में है, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया? तो कौन? शिशुनाग जो है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। 36 में कह रहा है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ए बिंबिसार अंग को अपने राज्य में विलय कर लिया। 37 में है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो डी, काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। 38 में है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी। तो काशी और लिच्छवी को अजातशत्रु ने मिलाया था। 39 नंबर में है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें मगध साम्राज्य के बारे में कोई ऐसा चीज़ है जो सही नहीं है, सारे सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वेदव्रत ने की, सही है। महापद कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। ये ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। ये तो मतलब मगध साम्राज्य के थे ही नहीं, ये तो नंदवंश के थे। उसके बाद ये सी, राजगिरी और पाटलिपुत्र एवं वैशाली, इनकी क्रमशः 4 राजधानियाँ बनी। वैशाली नहीं था, ये 3 थे। तो आंसर डी हो गया इसका। इनमें से कोई नहीं, कोई सही नहीं है। 40 नंबर में सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसमें जो है ए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंश का शासन था। 41 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर होगा मगध। डी होगा आंसर। इसका आंसर डी मगध होगा। मगध डी में इसका मगध आंसर है, डी।
कौन सा 41 का डी। 42 में है निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। 1 2 3 4 5 ये सारे गुण जो है ईरानियों के थे। नेक्स्ट 43 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर होगा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ए, इस आक्रमण में ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए, यह प्रभाव था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा। 43 का आंसर डी। 44 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? डी, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। 45 में है निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ए, बिम्बिसार को। आंसर 45 का ए होगा। आइए 46 देखते हैं। 46 में है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? ए, महापद्मनंद। 46 का ए। 47 डेरियस या दारैबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उससे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। 47 का ए। आइए 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो 48 का डी, हेरोडोटस सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। 49 महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था क्या? ए, श्रेष्ठिन। तो 49 का ए होगा। 50 गृहपति का अर्थ क्या था? गृहपति यानी धनी किसान। 51 में 51 में है सूची 1 को सूची 2 से मिला है, तो 51 का आंसर ए होगा। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात कोटि के अधिकारी, गली साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। 1 2 3 4 51 का ए। 52 में कह रहा है 52 में मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी
कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। तो फ्रेंड ये अजातशत्रु थे, इन्होंने अपने फादर की हत्या की और इनका पुत्र जो था वो इनका हत्या कर दिया। अब देखते हैं ये 53 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो 53 का डी लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, 53 का डी। 54 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये महाजनपद, ये राजधानी। 54 का आंसर बी होगा। कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ। पंचाल, पंचाल का अहिरछत। कोसल, कोसल का साकेत। वत्स, वत्स का कौशाम्बी। तो 4 3 1 2। नेक्स्ट 55 में है कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ये 55 का ए अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र है। 56 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। ग्रीवरज रहा है, राजगृह भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, ये नहीं रहा। तो 56 का आंसर डी होगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे प्राचीन भारत के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है महाजनपद काल के कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद अगला अध्याय लेके आऊँगा बौद्ध और जैन, जिसे क्या एंशिएंट हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन भी कहते हैं, जो कि 6th सेंचुरी किसी से 4th सेंचुरी किसी के बीच हुआ था। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, हमें अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय।